गैंग्लिया बच्चे क्या है, आप ये समझो कि न्यूरॉन का प्रिमिटिव फॉर्म है। जब ब्रेन की शुरुआत हुई थी तो गैंग्लिया की फॉर्म में हुई थी। बेसिकली द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज गैंग्लिया, ठीक है ना। प्रॉपर ब्रेन नहीं बना था पहले, जैसे एनालिड्स के अंदर आप देखोगे, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आप देखोगे, ब्रेन बनने की शुरुआत हुई थी। प्रॉपर ब्रेन नहीं था, बट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स वर देयर, उसी को हमने गैंग्लिया बोला। गुड इवनिंग मेघा, ठीक है निकिता, नितिका सॉरी, यस मैम। ओके। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा है फोर ब्रेन, सचिन पूछ रहे हैं फोर ब्रेन क्या है। तो फोर ब्रेन क्या है बेटा, ब्रेन के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, तो पहला पार्ट फोर ब्रेन है। फिर फोर ब्रेन में जो है, फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू अगेन 3 पार्ट्स। पहला सेरिब्रम, दूसरा ऑल्फैक्टरी लोब, तीसरा डायनसिफेलोन, ठीक है ना। तो आपका सेरिब्रम, ये जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना, ये सेरिब्रम है आपका। सेरिब्रम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, 2 इक्वल हाफ में बटा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रल, क्या बोलते हैं बताओ? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। वेरी नाइस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब में मैंने आपको बताया था एक बल्ब है और फिर ट्रैक्ट्स हैं। वो ट्रैक्ट्स क्या है, न्यूरॉन्स के जो एक्सोन वाला पार्ट है वो है, और न्यूरॉन का जो साइटोन वाला पार्ट है वो, उसे बल्ब बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा ब्रेन और हमारा नोज का एक कनेक्शन होता है, वो ऑल्फैक्टरी लोब के थ्रू होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है बच्चे, थर्ड पार्ट है डायनसिफेलोन। डायनसिफेलोन क्या है, डायनसिफेलोन एक होलो बॉक्स समझो आप, ठीक है ना, एक होलो बॉक्स की तरह उसे समझो, जिसकी रूफ को अपन एपिथैलेमस बोल रहे हैं, जिसके फ्लोर को अपन हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं, और जिसकी दीवारों को अपन थैलेमस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ब्रेन में एक होलो पार्ट है जिसे अपन डायनसिफेलोन बोल रहे हैं, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को बोल रहे हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और उस बॉक्स के आप दीवारों को देखोगे तो वो मोटी मोटी दीवारें, उनको बोला थैलेमस। उसकी छत को देखोगे तो बोलोगे हाइपोथैलेमस, और उसके फ्लोर को देखोगे तो बोलोगे, सॉरी, उसकी छत को देखोगे बोलोगे एपिथैलेमस, और उसके फ्लोर को देखोगे तो क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है एक ग्लैंड, और क्या नाम है उस ग्लैंड का, जो ये जैसे कि ये डायनसिफेलोन का फर्श है, लेट्स सपोज, इससे ग्लैंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या नाम है उस ग्लैंड का? वेरी नाइस, ग्लैंड। वेरी नाइस नितिका। सचिन समझ में आ रहा है आपको? क्या बोला उस ग्लैंड को अपन ने? पिट्यूटरी ग्लैंड। हम आज डिटेल में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में, जब हम ये हार्मोन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसकी छत पे भी एक ग्लैंड लगा हुआ है, डायनसिफेलोन की जो छत है, जो उसकी रूफ है, वहां पे भी एक ग्लैंड है। वेरी नाइस रितिका, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, डन है। अब आप लोगों के साथ एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है, कुछ बच्चे आज एब्सेंट है। चलो, अभी जो लास्ट आप लोगों का टेस्ट था, मैं सबके स्कोर्स देख चुकी हूँ, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस इज नॉट एट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं कोई आपको ऐसा नहीं कर रही हूँ कि बर्डन डाल रही हूँ आप लोगों पे, मुझे पता है प्रेशर है इस टाइम पे, स्कूल के एग्जाम भी है, प्लस आप लोग टेस्ट दे रहे हो, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है ना। ऑल द फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। लेकिन मैं आप लोगों को एक टिप बताना चाह रही हूँ, जिससे आप लोगों का स्कोर थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं इस बार कि फिजिक्स लेंथी आया था थोड़ा सा, वॉज इट? Was it? Yes, ma'am. Physics Yes, was ma'am. lengthy, ठीक है ना, bit lengthier than the earlier exams, ठीक है, ऐसा सुनने में आया है, ठीक है। ये तो देखो लेंथी आ गया, मान लो लेंथी नहीं भी आए तो हमें पता है फिजिक्स में वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार न्यूमेरिकल हमसे बन रहा है, कई बार न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन रहा, वो ऑन द स्पॉट का केस है। लेकिन अगर लेट सपोज आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बना, उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि बेटा पेपर में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बना, आपका मोरल हो गया डाउन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्फिडेंस और कम हो गया, तो आपको पेपर में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप के साथ जाना है, अपना लो कॉन्फिडेंस नहीं करना। इसलिए सजेस्टेबल है कि आप पहले कभी भी फिजिक्स मत सॉल्व किया करो या केमिस्ट्री मत किया करो, आप पहले बायो किया करो। एक तो बायो आपको कॉन्फिडेंस देती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, देखो मेरी बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि फिजिक्स नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तीनों से ही नंबर मिलते हैं, तीनों से सिलेक्शन होता है। पर बायो को पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। सबके मार्क्स नहीं आते, कुछ बच्चों के मार्क्स आते, क्यों? मान लो पढ़ाई, 2 बच्चे हैं, दोनों ने बराबर पढ़ाई करी है, पर एक के अच्छे नंबर, एक के बेकार नंबर है, फर्क तो होता है ना नंबरों में। पढ़ाई बराबर करिए तब भी फर्क होता है, क्यों? क्योंकि भाई पेपर को करने की जो रणनीति है, जो तकनीक है, वॉइस बहुत स्लो है मेरा। नो मैम। नो मैम।
सोनिया आपके एंड पे मे बी सम नेटवर्क इशू है, क्योंकि मैं तो अपने वोकल कॉर्ड्स को जितना इनलार्ज कर सकती हूँ उतना इनलार्ज करके बोलती हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा तो कैपेसिटी नहीं है। और माइक्रोफोन का यूज भी कर सकते हैं, बट माइक्रोफोन से मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो क्योंकि प्रॉपर रहता है वॉइस, तो आई एम नॉट यूजिंग इट माइक्रोफोन राइट नाउ। वॉइस क्लियर है मेरा, ठीक आ रहा है साउंड, ब्लर या फिर लो, समथिंग लाइक दैट? थम्स अप कर दो एक बार। ठीक है, तो व्हाट वाज आई सेइंग बच्चा, रणनीति, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो अब की बार जो पेपर आप दोगे, ये मेगा टेस्ट होने वाला है वैसे भी आप लोगों का, और आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है आपके 12th के लिए भी, क्योंकि अब आप 12th में शिफ्ट कर रहे हो, तो उस पर्पस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आपका परफॉर्मेंस इसी टेस्ट से ट्रैक किया जाने वाला है, ठीक है ना। 12th में आप कहाँ जाने वाले हो, कहाँ नहीं जाने वाले, वो थोड़ा बहुत जो आइडिया लगेगा इधर से ही लगेगा। तो टेस्ट आपको देना ही देना है, तैयारी करके देना है भाई। तैयारी करोगे तो स्कूल की तैयारी भी आधी अभी हो जाएगी, मैंने बताया था पहले भी। स्कूल में जो एग्जाम में, स्कूल का एग्जाम है ना मार्च में, उसमें सारे चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, हाफ सेमेस्टर वाले। यहाँ पे इस टेस्ट में जो चैप्टर डलवाए गए हैं आपके, यवंती का जो टेस्ट हो रहा है अभी सैटरडे को, इस टेस्ट में जो चैप्टर डलवाए गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये वो चैप्टर हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, मैम स्कूल के एग्जाम की तैयारी के लिए बता दो वेटेज वाइज चैप्टर कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, तो मैंने क्या कहा था, छोड़ना कोई भी मत, चैप्टर मत छोड़ना, टॉपिक वाइज तुम थोड़ा डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हें थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा, अब हिंट मिल गया, वो है ना समझदार को इशारा काफी है। ये हायर वेटेज चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और लॉन्ग में आएगा, अच्छे खासे नंबर का आएगा। फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर है यार एग्जामिनर का, ठीक है। सेल साइकिल फेवरेट चैप्टर एग्जामिनर का। बायोमोलिक्यूल में चलो थोड़ा इधर उधर हुआ, बायोमोलिक्यूल में भी एंजाइम सबसे फेवरेट है। तो तुम्हारा सोचो आधा काम खत्म हो जाएगा फैब में ही, मार्च वाला। तुम्हारे को जो टेंशन चढ़ी हुई थी, टेस्ट एक बहाना हो जाएगा तुम्हारे को तैयारी करने का, और तो अगर किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी कर ली, उसका आधा काम सॉर्टेड। मैं पेपर करने की टेक्निक बता रही हूँ। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको, ये ऑनलाइन होता है क्योंकि पेपर, तो जिसको एग्जाम पोर्टल यूज ना करना आता हो, मतलब उस कोई बच्चा ऐसा जिसे जो सब्जेक्ट है वो स्किप नहीं करने आते हो, कि फिजिक्स से सीधा बायो पे स्किप करना है, फिजिक्स को स्किप करना है बायो पे मूव करना है, या केमिस्ट्री को स्किप करना है बायो पे मूव करना है, ऐसा करना किसी को नहीं आता हो ऑनलाइन पोर्टल पे। इज देयर एनी स्टूडेंट लाइक दिस? लाइबा आपको नहीं आता? नो मैम। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी। अच्छा, सोनी कह रही है उन्हें भी नहीं आता। बेटा एक 3 डॉट्स करके आपको साइन मिलता है ऑन द वेरी राइट कॉर्नर ऑफ योर एग्जाम, वेरी राइट कॉर्नर ऑफ द एग्जाम आपको 3 डॉट्स मिलते हैं। वहां पे आप है ना स्किप कर सकते हो, जैसे कि शुरू के 50 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो आप सीधा 51 वाला ओपन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आप डायरेक्ट वो ओपन कर सकते हो जो केमिस्ट्री का है, या डायरेक्ट वो ओपन कर सकते हो जो बायो का है। मान लो बायो स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 41 से, तो आप सीधा क्वेश्चन 41 ओपन कर लो, उसके बाद आप चलते रहो 42, 43, 44 नेक्स्ट कर करके। पर आप जो ऊपर 3 डॉट्स होती है ना, वहां पे सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं 1 2 जितने भी आपके आते हैं 60 तक, तो आप डायरेक्ट 41 ओपन कर लिया करो, तो वो बायो खुल जाएगी। और पहले बायो किया करो, ताकि एग्जाम में एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, जोश आ जाए पेपर करने का। एक तुम्हारा टाइम जो है, पहले सारा मत्था तुमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल में डाल दिया, बायो के लिए आधा तो तुम्हारा दिमाग नहीं बचा, और टाइम जो वेस्ट हो गया वो अलग। फिर बाद में ना एक सुकून भी रहता है कि अच्छा मेरी बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मतलब अब जो टाइम लगाना है वो सारा फिजिक्स पे लगाना है, एक सिक्योरिटी रहती है माइंड को। और तुम पहले फिजिक्स में लगे हुए, ओहो मेरी केमिस्ट्री भी रह रही है, अभी तो मेरी बायो भी रह रही है, दिमाग को ये रहता है, तो वो न्यूमेरिकल गलत होने का चांस भी बना रहता है। बात समझ में आ रही है? तुम खुद ही सोच के देखो, जो बोल रही हो वो रिलेट कर रहे हो ना? Yes, ma'am. यस मैम। एक दो बच्चे ही कर रहे हो, थम्स अप कर दिया करो, यस मैम लिख दिया करो, या बोल दिया करो, एटलीस्ट मुझे पता तो लगे कि तुम्हारे कानों पे कॉटन नहीं है, सुना है तुमने मुझे। हाँ, ऐसे, ठीक है। तो इस बार जो टाइम मैनेजमेंट का इशू तुम्हें फेस करना पड़ रहा था अब तक जो एग्जाम में, वो ना करना पड़े। चेंज योर स्ट्रेटेजीज। आइंस्टाइन का थॉट है, क्या थॉट है आइंस्टाइन का, कि एक ही चीज को एक ही तरीके से तुम बार बार कर रहे हो और अलग रिजल्ट की उम्मीद रख रहे हो, तो तुम मुंह रखो।
बात समझ में आ रही है? थैंक यू मोनू। पर वो चीज जो आप मुझे अगर मेंटोर बोल रहे हो ना, तो मेरा मेंटरशिप तब सक्सेसफुल होता है जब आप लोग उस चीज को अप्लाई करो। अब की बार मेरे पास स्क्रीनशॉट भी ज्यादा बच्चों ने सेंड नहीं किए, पता नहीं, आई डोंट नो, मार्क्स कम थे इस वजह से। डू यू फील एम्बैरेसिंग और समथिंग लाइक दैट? क्योंकि पिछली बार से कम स्क्रीनशॉट्स आए थे मेरे पास इस बार। पर अब मुझे नहीं चाहिए, ये मेगा टेस्ट है, मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसकी कई सारी इंपॉर्टेंस है जो तुम्हें मैं बता रही हूँ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब शब्दों में कह के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस समझ जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 10 और 12 मिनट्स पास्ट। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी, हाँ, जो भी आप लोगों, और एक ये बता देती हूँ, कितने बच्चों का ये मेरे पास रीजन आता है, मैं पूछती हूँ नंबर कम क्यों आया है, दे से कि मैम हमने सेव नहीं किया, और हमने शीट जो भेजी ना, फिल करके जो शीट भेजी, वो खाली चली गई, तो नंबर कट गए हमारे। अरे भाई, ऐसी गलती तुम फाइनल एग्जाम में तुम ये बहाना देके आ जाओगे, तो सोचो अपने आप को मिरर में फेस कैसे करोगे कि 2 साल की मेहनत इसलिए खराब हो गई कि तुमने वहां सेव नहीं किया, सिर्फ इसलिए खराब हो गई कि तुमने सेव नहीं किया। तो तुम अपने आप को अभी क्यों सेटिस्फाई करते हो ये रीजन देके? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर है ये। कैसे सेव नहीं किया तुमने आंसर अपना? सेव करना है अपना आंसर, ये रीजन नहीं है कोई कम स्कोर आने का, मैम मैंने सेव नहीं किया था तो कम आ गया मेरा। क्या रीजन है ये तो सबसे गंदा रीजन है, ये तो तुम ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, मतलब तुम अपनी मेहनत सारी वेस्ट कर रहे हो बिना आंसर को सेव किए सेंड करने पर। नहीं ऐसा कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, फ्यू ऑफ देम हैव गिवन मी दीज रीजंस कि सेव नहीं हुआ एंड ऑल दीज थिंग्स, तभी मैं बोल रही हूँ नितिका, ठीक है? आपका मैं स्पेसिफिकली किसी बच्चे को नहीं बोल रही हूँ, ना ही मुझे अभी हर बच्चे का नाम याद है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं इस तरह के, और आप में से कुछ ना कुछ तो होंगे जिनके साथ हुआ होगा। कोई बात नहीं राजकुमारी, रिकॉर्डिंग सुन लेना, ये वाला रिकॉर्डिंग मैं स्पेसिफिकली डालूंगी, ठीक है ना? ये वाला रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगी, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया है, तो तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएंगे बातें, तो बार बार रिकॉर्डिंग सुनते रहना, ठीक है? चलो, सो वी विल बिगिन अ न्यू चैप्टर। द न्यू चैप्टर इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और मोस्ट प्रोबेबली संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगा, ठीक है? और संडे को कोई प्रैक्टिकल नहीं होता तुम्हारा, कुछ नहीं होता, जस्ट बी देयर इन द क्लास। एग्जाम आने के टाइम पे बहुत सारे बच्चे क्लास मिस करने लग जाते हैं, जैसा कि अभी 4-5 बच्चे हैं जो आज नहीं आए, ठीक है? महानुभाव, उन्हें लगता है कि क्लास मिस करके पता नहीं हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तुम कभी कंपेयर कर लेना, अगर किसी को लगता हो ना कि अब एग्जाम है, अब क्या क्लास लेंगे, अब तो चलो पढ़ लेते हैं, तो तुम कंपेयर कर लेना, 1 घंटे जितनी पढ़ाई क्लास में होती है और 1 घंटा जितना तुम टेबल चेयर पे पढ़ते हो, मैच करके देख लेना, प्रोपोर्शन चेक कर लेना, इक्वल भी नहीं होएगा। क्लास की पढ़ाई हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि तुम जो 1 घंटा टेबल चेयर पे बैठते हो उसमें आधा घंटा तो तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है, बार बार तुमसे खींच के लाते, चल भाई पढ़ ले, आजा भाई चल पढ़ना ही है, चलो चलो पढ़ना है यार, फिर उड़ गया तू, फिर आजा, आधा घंटा तो इसमें ही चला जाता है। तो 1 घंटे में उतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी 1 घंटे क्लास में होती है, सो बी देयर इन द क्लास, ठीक है? एग्जाम टाइम का सोचिए, मुझे पता है ना एग्जाम टाइम पे क्या चलता है, ओहो अब तो पेपर आने वाला है, अब तो इतना सारा पढ़ना है, चलो क्लास रहने देते हैं, क्लास मिस कर देते, मम्मी मैं क्लास नहीं ले रही, मैं मेरे को पढ़ना बहुत ज्यादा है, मेरा टेस्ट है, मैं पढ़ ले रही हूँ। अरे भाई, तुम 1 घंटे की क्लास की जितनी पढ़ाई खुद बैठ के कर लोगे? खुद पढ़ने के लिए है तो सही दिन, उसमें पढ़ के दिखाओ ना, क्लास मिस करके पढ़ रहे हो, क्या फायदा है? ठीक है, चलो शुरू करें आज का चैप्टर, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखा करो। मैम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क नहीं होगा? अच्छा, आप लोगों की क्लास में मैंने नहीं करवाया रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क? No, ma'am. ओके 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 ओके, मुझे लगा कि करवा दिया है बच्चे, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, छोटा सा टॉपिक है, जस्ट डू इट। सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है? सेंसरी ऑर्गन्स अभी हम मिस कर रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो है हम मे बी आपके एग्जाम के बाद देखेंगे, क्योंकि अभी स्कूल के एग्जाम में नहीं आ रहे, तो बेटर है कि हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो कवर कर ले,
हाँ लाइबा आई नो ये डिलीटेड है, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कर लेते हैं इसको। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स बेसिकली क्या है बच्चे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 1 जो आप लिख लो, यहाँ लिख लो आप, इसके अंदर आपने ब्रेन को हटा दिया, ब्रेन इज अब्सेंट हियर, ब्रेन इज अब्सेंट इन रिफ्लेक्स आर्क। हुआ क्या है, हुआ ये है रिफ्लेक्स, पहले तो इस वर्ड को भूल जाओ, रिफ्लेक्स आर्क, इसको भूल जाओ, तुम रिफ्लेक्स एक्शन याद रखो, ठीक है, मैं समझाऊंगी इसे आर्क क्यों बोलते हैं, तुम एक बार याद रखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तुमने गरम गरम फ्राई पैन पे हाथ लगा दिया, हाथ लगाते ही तुम हटाओगे, तुम सोचोगे नहीं हटा लूं कि नहीं हटा लूं, ओहो गर्म लग रहा है, हटा लेना चाहिए, करते हो कभी ऐसा? तुम बहुत सारी चीजों में सोचते हो, No, ma'am. लेकिन तुम इस तरह की परिस्थितियों में नहीं सोचते, ठीक है ना, कि तुम्हारे को किसी ने मारा है तो तुम फटाक से अपना हाथ पीछे लोगे, डंडा लगा हाथ तुम्हारा तुरंत पीछे गया, तुम सोचोगे नहीं ओहो हटाऊं कि नहीं हटाऊं, ऐसे ही रख लूं हाथ, नहीं तुम सोचोगे, मतलब तुम्हारा थिंकिंग पार्ट है नहीं वहां पे, एक्शन कर रहे हो तुम लेकिन सोच नहीं रहे, मतलब क्या एब्सेंट है, क्या चीज एब्सेंट कर दी तुमने, तुमने प्रोसेसिंग एब्सेंट कर दिया। जब मम्मी की आवाज आई थी और तुमने नोटबुक उठाया था और फोन को छुपाया था, वो वाला एग्जाम्पल याद है ना तुम्हें, ये एग्जाम्पल Yes. दिया था मैंने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उस काम को करने में तुम्हें कुछ मिली सेकेंड्स के लिए तो सोचना पड़ा होगा कि मम्मी की आवाज आई है तो तुमने, ठीक है, तुम हल्का सा तुमने सोचा है, एक थॉट है तुम्हारे दिमाग के अंदर जो क्रिएट हुआ है, लेकिन जब तुमने पैन पे से, एक हॉट पैन पे से हाथ हटाया है, एक थॉट नहीं क्रिएट हुआ तुम्हारे माइंड के अंदर, ठीक है, लेकिन वहां पे जो अर्लियर मैंने एग्जांपल दिया था मम्मी वाला, उसमें एक थॉट क्रिएट हो रहा है, फर्क समझ रहे हो आप, यानी कि थिंकिंग पार्ट कंप्लीटली एब्सेंट कर दिया तुमने सेकंड वाले केस में, मतलब तुमने क्या हटा दिया, तुमने सिग्नल तो मिला, जब हॉट पैन तुम्हें टच हुआ तो जो हॉटनेस है दैट इज अ सिग्नल, किसको रिसीव हुआ, तुम्हारे फिंगर्स पे जो रिसेप्टर्स हैं उनको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिसीव किया उन्होंने एज अ सिग्नल, तो सिग्नल तो आया है, ठीक है, सिग्नल आया है तो सिग्नल ऊपर भी जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाएगा, लेकिन वो सिग्नल कहाँ नहीं लेके गया, सीएनएस में लेके गया, लेकिन सीएनएस के कौन से पार्ट में लेके गया बेटा, सिग्नल गया है स्पाइनल कॉर्ड में, हमने 2 चीजें पढ़ी थी ना सीएनएस में, अभी तक हम ब्रेन का ही पढ़ रहे थे कि ठीक है सिग्नल है, न्यूरॉन ब्रेन में लेके गया, ब्रेन ने प्रोसेसिंग करी और फिर ब्रेन ने एक सप्लाई भेजी और मोटर न्यूरॉन की सप्लाई गई और फिर एक्शन हुआ, अभी तक हम ये कहानी पढ़ रहे थे। अभी क्या है, नई कहानी आ गई, नई कहानी ये हो गई कि ब्रेन में नहीं गया सिग्नल, सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड को, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को गया और फिर स्पाइनल कॉर्ड ने सप्लाई भेजी है, मोटर सप्लाई जो गई है, जो मोटर न्यूरॉन आ रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है और फिर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, बेटा इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तुमने ब्रेन हटा दिया, तुमने थिंकिंग पार्ट हटा दिया, तुमने प्रोसेसिंग हटा दिया, कुछ ऐसे एक्शन जो बहुत ही इमरजेंसी एक्शन हैं, जिसमें आप सोचना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसमें प्रोसेसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे एक्शन के लिए बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग वाले पार्ट को, एनालाइजिंग वाले पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन सोचो ये पार्ट कैसे हटा, पहली बार जब कभी जिंदगी में पहली बार तुम छोटे बच्चे हो गए, या तो तुम्हें बताया गया होगा कि ये हाई टेम्परेचर की चीज है, बच्चे इसे टच नहीं करते, तब तुम्हारे दिमाग ने उस डाटा को फीड कर लिया, ठीक है, और वो फीड डाटा तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के एक पार्ट में जिसे अपन बोलते हैं रूट गैंग्लियन, रूट गैंग्लियन। अब क्योंकि ये डॉर्सल साइड पे होता है स्पाइनल कॉर्ड के, तो दिस इज कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, या तो तुमने कभी जिंदगी में पहली बार हॉट टेम्परेचर टच किया होगा, फ्राई पैन को ऐसी गर्म चीज टच करी, तब तुम्हें समझ में आया कि ये इतना गर्म होता है कि हम इस टेम्परेचर को नहीं बियर कर सकते, तो भाई इसमें अपने को हाथ हटाना होता है, ये डाटा एक इमरजेंसी सिचुएशन का डाटा तो पहले ब्रेन ने फीड किया, ये इमरजेंसी सिचुएशन का डाटा देन इट इज सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब जिंदगी में आगे कभी दोबारा ऐसी घटना होती है तब तुम सोचोगे नहीं, पहले जो एक छोटा बच्चा है वो इतनी जल्दी हाथ नहीं हटाता, तुमने कभी देखा है पहली बार किसी छोटे बच्चे का तुम हाथ रख दो, जितनी तेज स्पीड से तुम हाथ हटाते हो वो नहीं हटाता, उसे तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में गया है डाटा, उसने प्रोसेस किया है, उसके बाद वो डाटा कौन से क्राइटेरिया में चला गया, इमरजेंसी डाटा के क्राइटेरिया में चला गया, और इमरजेंसी डाटा का जो स्टोर हाउस है वो है स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो आगे कभी ऐसा होगा तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से ही मोटर सप्लाई जाएगी, न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जाएगा और एक्शन परफॉर्म करवाएगा। अब ये जो पाथ होता है ना, सेंसरी न्यूरॉन, फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन इन द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर उसके बाद तुम्हारे हाथ तक आना सिग्नल का, ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, ये जो पूरा डायग्राम बनता है ना न्यूरॉन का, ये जो डायग्राम बनता है,
यहां से लेके स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन से लेके तुम्हारे हाथ तक ये जो डायग्राम बनता है बच्चे, ये डायग्राम एक आर्क के जैसा बनता है। एक आर्क ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना एक आर्क, तो एक आर्क के जैसा ये डायग्राम बनता है, इसलिए अपन इसको रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं बस। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. लेट्स नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर की हमारी एंडिंग हो गई है। ठीक है, कोई अभी भी कोई डाउट अगर और है चैप्टर के अंदर तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आ सकते हो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। और फ्राइडे को क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारी क्लास नहीं होगी, फ्राइडे वुड बी रिवीजन क्लास। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो हमें थोड़ा सा पेस पकड़ना है बच्चों। अभी एक चैप्टर हमें स्टार्ट कर देना है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विदाउट एनी डिले, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिट हो गया, क्योंकि फ्राइडे को भी हमारी क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, और सैटरडे को यू आर गिविंग द टेस्ट, तो सैटरडे को भी क्लास नहीं मिल रही है, तो संडे को वी आर टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास। तो मैं आपको बता दूंगी जैसा भी शेड्यूल होगा संडे का। ठीक है, पर एक्स्ट्रा क्लास होगी। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैम टेस्ट तो सैटरडे को रिवीजन क्लास होती है और टेस्ट तो संडे को होगा ना? इस बार आई थिंक थोड़ा चेंज है, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ओके मैम। क्या है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? व्हाट इज, क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्यों पढ़ना पड़ रहा है? अभी अभी तो हमने कंट्रोल 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 पढ़ के आए हैं कि ब्रेन में मैम मेडुला ऑब्लिंगेंटा होता है, उसमें ये कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। ठीक है, और पोन्स में ये होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से काम कर रही है, पूरा ब्रेन का अंदर का डायग्राम हम देख के आए, कैसे जो है सिग्नल्स सेल तक आते हैं और फिर सेल में सिग्नल पोलैरिटी चेंजेस कराते हैं और फिर एक्शंस होते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, वहां पे भी हम केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि सिग्नल केमिकल की फॉर्म में भी चलता है, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? न्यूरल सिस्टम में जो केमिकल होता है एज अ सिग्नल, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? Neurotransmitter. अरे वाह, गर्ल पावर, वेरी नाइस आलिमा एंड नितिका, वेरी नाइस मोना। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ हो भाई लड़कों? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अगला जवाब मुझे लड़कों से चाहिए, चुपचाप बैठे हैं बिल्कुल। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो केमिकल है, दिस इज हार्मोन। मैंने आपको न्यूरल सिस्टम पढ़ाते टाइम बता दिया था कि कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक तो कौन सा था? न्यूरल, दूसरा बताओ Chemical. एंडोक्राइन सिस्टम। वेरी नाइस, एंडोक्राइन। इसमें जो केमिकल बन रहा है उसको बोला था हमने अभी जब इसे बताया लड़कियों ने, न्यूरॉन ट्रांसमीटर। बहुत बढ़िया। इसमें जो केमिकल बन रहा है उसको क्या बोला अपन ने? Hormone. हॉर्मोन्स। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम तुम्हें पता लग गया। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में जो पहली टर्म मैं इंट्रोड्यूस करूंगी तुमको, वो होगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड समझाने के लिए पहले हमें ग्लैंड समझना होगा और उसके बाद हमें एंडोक्राइन शब्द को समझना होगा। दो शब्द हम समझेंगे, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टर्म दैट इज ग्लैंड। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट टर्म दैट इज ग्लैंड। तो बच्चे यहाँ पे आ जाओ आप लोग, नहीं दे रखा, चलो छोड़ो। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड है ग्रुप ऑफ सिक्रेटिंग सेल्स। एंजाइम नहीं है बच्चे ये। ग्लैंड इज नॉट एन एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं है ये। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। पहली बात, टर्शरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उनको एंजाइम बोलते हैं। प्रोटीन में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कभी भूलना मत। और हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट फॉर्म में जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो टर्शरी होती है, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी। सेकेंडरी में बहुत सारी स्ट्रक्चर है बॉडी में, पर बहुत सारा प्रोटीन ऐसा है जो टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जैसे कि एंजाइम, एंटीबॉडीज। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर, ग्लोब्युलिन्स हैं जैसे, टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एंजाइम उनमें से एक है। और एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या होता है? एक कैटालिस्ट होता है, किसी भी रिएक्शन को तेजी से कराने का काम करता है। तोड़ने वाली रिएक्शन, जोड़ने वाली रिएक्शन, नीचे से ऊपर लेके जाएं, जो ऊपर से नीचे लेके आए, बॉडी में ना जाने कितनी रिएक्शन हो रही है, उन रिएक्शनों को तेजी से करवाने का काम करता है एंजाइम। तो एंजाइम और ग्लैंड तो अनरिलेटेड टर्म्स हैं। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड सेल्स का एक समूह है। सेल्स का क्या है? एक समूह है, एक ग्रुप है। कैसी सेल का समूह?
ऐसी सेल्स का समूह जो सेल कुछ ना कुछ बाहर की तरफ रिलीज कर रही है, कुछ ना कुछ बना रही है, बॉडी के काम की कोई ना कोई चीज बना रही है और फिर बना रही है वो, और बॉडी में फिर वो कहीं ना कहीं यूज हो रही है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को ग्लैंड बोलते हैं। तो एक बात तो समझ में आती है कि ग्लैंड कुछ ना कुछ बनाता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ बनाता है, ठीक है। अब बनाने के बाद वो चीज जाती कैसे है? मान लो यहाँ पे एक ग्लैंड है, इसने कुछ बना दिया, ठीक है, लेकिन इसने जो बनाया उस सामान की जरूरत, भाई खेत में गेहूं उगे और गेहूं फिर आए तुम्हारे घर तक, ठीक है ना, व्हीट का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट हुए? ट्रक से हुए कि कोई तुमने ट्रेन सप्लाई के थ्रू भेजे? कैसे भेजे? सप्लाई सिस्टम क्या है? वो भी तो चीज एक मायने रखती है ना। न्यूरॉन की हेल्प से नहीं बच्चे, अभी मत जाओ वहां पे, ठीक है ना, अभी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाइपोथैलेमस में समझाऊंगी। जाने के लिए बेटा, सामान को भेजने के लिए जो ग्लैंड ने बनाया है, दो रास्ते हैं। क्या है? दो रास्ते हैं। जो सामान बनाया है ये दो रास्तों से जा सकता है, एक तो ब्लड से और दूसरा डक्ट से। डक्ट क्या है बेटा? पाइप, एक पाइप समझो तुम। वो ग्लैंड जो अपना सामान, अपना बनाया हुआ सामान डक्ट के थ्रू भेजे, उन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड जो अपना बनाया हुआ सामान ब्लड के थ्रू भेजे, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब तुम्हारे को आया शब्द नजर, एंडोक्राइन। अब कोई तुमसे पूछ ले, कोई क्या, मैं ही तुमसे पूछ रही हूं कि बताओ, कंट्रोल सिस्टम में बॉडी की सारी ग्लैंड का यूज होता है, मतलब मैं पूछ रही हूं कि क्या बॉडी की हर ग्लैंड, सारी ग्लैंड जो बॉडी में है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सारी मैंने मिला ली, क्या बॉडी की सारी ग्लैंड कंट्रोल सिस्टम में इन्वॉल्व है? लुक एट हियर, No, और फिर ma'am. बोल। No, ma'am. नहीं। सिर्फ कौन सी ग्लैंड कंट्रोल सिस्टम में इन्वॉल्व है? Endocrine. तो क्या जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बना रही हैं, क्या मैं उसको हार्मोन बोलूंगी? No, ma'am. नहीं No, बोलूंगी। ma'am. उसको सिंपल सिक्रीशन ही बोलेंगे, उसको सिंपल सिक्रीशन ही बोलेंगे, हार्मोन नहीं बोलेंगे। हार्मोन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के बनाए हुए सामान के लिए इस्तेमाल होगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड ही वो ग्लैंड है जो क्या करेंगी? कंट्रोल करेंगी बॉडी के अंदर। क्या कंट्रोल करेंगी वो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कैसे कंट्रोल करेंगी वो भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है वो हमने पढ़ लिया, वो पता होना चाहिए। पता लग गया? बताओ। Yes, ma'am. Yes, क्लियर है? ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. सबको, सबको जो यस मैम नहीं बोल रही उनको भी मैं मान के चल रही हूँ कि क्लियर हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस एंडोक्राइन ग्लैंड पे रहेगा, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के आपको एग्जांपल पता होने चाहिए भाई। तो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड, आपकी स्वेट ग्लैंड, आपकी मेमोरी ग्लैंड, सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करती है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करती हैं, लेकिन सारी मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट नहीं करती। मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करती है आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी, क्योंकि उस टाइम एक हार्मोन एक्टिव होता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। तो जब प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, वो इस ग्लैंड पे काम करेगा तब मिल्क बनेगा। तो प्रोलैक्टिन है एक हार्मोन, प्रोलैक्टिन है एक हार्मोन। इस हार्मोन ने काम किया किस पे? इस हार्मोन ने काम किया एक एक्सोक्राइन ग्लैंड पे। क्या नाम था उस ग्लैंड का? क्या नाम था उस एक्सोक्राइन ग्लैंड का जिसके ऊपर प्रोलैक्टिन ने काम किया? Mammary gland. ग्लैंड। बहुत बढ़िया। अब मेमोरी सॉरी, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, तो पता लगता है कि ये किसने बनाया होगा? एक एंडोक्राइन ग्लैंड ने। तो देखो एक उदाहरण तुम्हें यही दिख गया कंट्रोल का, रेगुलेशन का। देखो दिख गया तुम्हें कि कैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट कर रही है। इसके हाथ में है कि मिल्क सिक्रीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो और सबका तुम रेगुलेशन देखने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लैंड, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लैंड। ये सारे एग्जांपल्स नहीं पढ़ लेना, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। फर्स्ट ग्लैंड हाइपोथैलेमस फर्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। इतना तो हम हाइपोथैलेमस के बारे में जानते ही हैं कि ये फोर ब्रेन का पार्ट है। अब मेरे को कौन बताने वाला है कि फोर ब्रेन के किस पार्ट का ये पार्ट है?
अभी अभी मैंने बताया क्लास में मैम आते ही फ्लोर वाला, फ्लोर वाला। एंड आई फ्लोर वाला किसका फ्लोर, नाम बताओ उसका। डायंसिफेलोन। डायंसिफेलोन। वेरी नाइस नितिका, ये चाहिए मुझे आप लोगों से, डायंसिफेलोन। वेरी नाइस, डायंसिफेलोन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और जैसा आप लोगों ने बताया फ्लोर वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हाइपोथैलेमस है कहाँ। अब पढ़ना हाइपोथैलेमस का काम। तो हाइपोथैलेमस इज डीएसपी, हाइपोथैलेमस इज डीएसपी एंड योर पिट्यूटरी ग्लैंड, योर पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसके अगला तुम पढ़ने वाले हो ना, द नेक्स्ट ग्लैंड, योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज आईपीएस। अब होता क्या है, आईपीएस के अंडर डिस्ट्रिक्ट होती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट का आईपीएस के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट मान लो आप अपनी बॉडी को, ठीक है। तो आईपीएस में, आईपीएस के हाथ में बहुत पावर्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास बहुत पावर्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो चीजें बनेंगी वो बॉडी में ना जाने कहां कहां जाएंगी और किन किन चीजों को रेगुलेट करेंगे आपको पता नहीं है अभी। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक बंदा बैठा है, आईपीएस के ऊपर भी एक बंदा बैठा है जिसका आईपीएस पे कंट्रोल है, दैट इज डीएसपी, कोई उससे सुपीरियर पावर वाला। सो दैट इज हाइपोथैलेमस। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस मैम। बैठ के बस बैठा है आराम से, उसका काम तो होता है फोन से, फोन करेगा, भाई ये बना दे, भाई वो बनाना बंद कर दे, इसको भेज दे, उसको भेजना बंद कर दे, बस ये काम है इसका। अब तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है इसने फोन किया कैसे, मतलब इसने पिट्यूटरी ग्लैंड तक संदेश पहुंचाया कैसे कि तेको ये बनाना है या तेको ये नहीं बनाना। ठीक है, दो तरीके हैं इसके संदेश पहुंचाने के, एक है व्हाट्सएप और एक है वाया ईमेल। फोन की सुविधा नहीं है, या तो व्हाट्सएप करेगा या ईमेल करेगा। जब जब व्हाट्सएप करेगा तब तक खुशखबरी जाएगी, दैट इज तब तक एक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, पहला बाय द रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा बाय द इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का क्या मतलब है, इतना तो पता है कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो ये जो चीज बनाएगा उसको हार्मोन बोलेंगे, कोई सिक्रीशन तो बोलने वाले नहीं, हार्मोन बोलेंगे क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। अब इसने हार्मोन बनाया, ये हार्मोन यानी कि जो भी इसने मैसेज जो इसने बनाया, किसको भेजना है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजना है, तभी पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगा, डीएसपी के ऑर्डर पे ही आईपीएस काम करेगा। ठीक है, दो तरीके के हार्मोन ये बनाता है, द वन इज रिलीजिंग एंड द अदर वन इज इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन क्या है, रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसे कहेगा जग जा जग जा, मतलब उसे जगाएगा कि डीएसपी का एक कॉल आईपीएस के पास ऐसा गया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाकाबंदी करवा दो, ये चोर भागने ना पाए। और एक कॉल ऐसा गया है कि भाई जाओ और आराम से सो जाओ, शहर में कोई चोर नहीं है, तुम सो सकते हो। दो तरीके के कॉल हो गए, दो तरीके के मैसेज हो गए, सेम कॉल्स हियर। हाइपोथैलेमस अगर एक रिलीजिंग हार्मोन भेजता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और कोई ना कोई नया हार्मोन बनाएगा, कोई ना कोई, कौन सा डिपेंड करता है कि कौन सा रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने भेजा है। हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन है, जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि उसे गोनाडोट्रोफिन बनाने। गोनाडोट्रोफिन क्या करेंगे, गोनाडोट्रोफिन फिर फर्दर बॉडी में जाएंगे और गोनैड्स को रेगुलेट करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रेगुलेट करेंगे। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बनेगा तब पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोफिन बनाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोफिन बनाएगा तब गोनैड्स जो हैं वो अपना काम करेंगे, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो गोनैड्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे। उसके उल्टा अगर हाइपोथैलेमस ने कोई इनहिबिटिंग हार्मोन बना दिया तो पिट्यूटरी ग्लैंड सो जाएगा। ठीक है, फिर वो नहीं बनाएगा हार्मोन, जैसे कि इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर एग्जांपल सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन क्या है, एक इनहिबिटरी हार्मोन है। ये क्या करता है, अगर हाइपोथैलेमस ने सोमैटोस्टेटिन बनाया तो सोमैटोस्टेटिन पिट्यूटरी के पास गया, ठीक है, और पिट्यूटरी के पास जाके इसने क्या किया कि सो जा। किस काम के लिए इसने सुलाया, हर हार्मोन अलग अलग काम करता है ना, तो सोमैटोस्टेटिन किस हार्मोन का इनहिबिशन कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन कर दिया, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड अब ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाएगा, तुम्हारी हाइट अब रुक जाएगी। कब रुकी, कब ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हुआ, जब सोमैटोस्टेटिन पिट्यूटरी के पास गया। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन वाले प्रोसेस। कब हो रहा है ये इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है जब ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। ग्रोथ हार्मोन कौन बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा है। कब बना रहा है, जब तक इसे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन मिल रहा है।
जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन मिल रहा है तब तक बना रहा है ग्रोथ हार्मोन, लेकिन अगर ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन की जगह इसे सोमैटोस्टेटिन मिल जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देगा, हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है किस तरीके से काम होता है? Yes, यहाँ तक ma'am. ठीक- यस मैम। यहाँ- Yes, ma'am. ठीक। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग लिखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लिखने वाले हैं, क्या, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, हमें पता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्से हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो हिस्से हैं, एक एंटीरियर जो आगे की तरफ है, एक पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ है। एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस के हार्मोन कैसे जाएंगे? ब्लड के थ्रू जाएंगे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस के हार्मोन कैसे जाएंगे? न्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगे। मतलब कि ये हाइपोथैलेमस तुम्हारा फर्श है, ठीक है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड लटका हुआ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, बहुत रफ डायग्राम है सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कैसे गए? वाया ब्लड गए। यहाँ ब्लड सप्लाई है, ठीक है ना, ये ब्लड सप्लाई है, इसमें ब्लड चल रहा है, तो ब्लड के थ्रू जो है, ब्लड के थ्रू गए। और कुछ हार्मोन्स कैसे गए? कुछ हार्मोन डायरेक्टली ऐसे गए, न्यूरल सप्लाई। भाई हाइपोथैलेमस आखिरकार है तो दिमाग का ही एक हिस्सा, न्यूरॉन्स तो है ना इसमें, हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स तो है ना, दिमाग का ही तो पार्ट है, ये ब्रेन का ही तो एक पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन न्यूरॉन्स के थ्रू भेज रहा है और कुछ हार्मोन ब्लड के थ्रू भेज रहा है। ब्लड के थ्रू भेज रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, न्यूरॉन के थ्रू भेज रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि इसने कौन से हार्मोन ब्लड के थ्रू भेजे हैं, कौन से हार्मोन न्यूरॉन्स के थ्रू भेजे हैं, और न्यूरॉन में एक्सोन के थ्रू, जो ये एक्सोन, यहाँ पे एक्सोन होता है, एक्सोन के थ्रू भेजता है, एक्सोन के थ्रू। कौन से हार्मोन न्यूरॉन के थ्रू भेज रहा है हाइपोथैलेमस? लास्ट के ये जो दो हार्मोन तुम्हें दिख रहे हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, these two hormones, लिख लो, these two hormones are passed via axons, or you can say neurons, from hypothalamus to pituitary gland, from hypothalamus to pituitary gland. बात आई समझ में? ये दो हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या काम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, कौन बताएगा? ये मैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है। वेरी नाइस आलिमा, वेरी नाइस। क्या काम है? वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन डीसीटी, बहुत अच्छा। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है ये मैं बता देती हूँ आपको। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करती है? ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नहीं कि कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन, कुछ स्पेसिफिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, वास डिफरेंस की मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पुश टू अ सीमन और अ स्पर्म। तो ऐसे कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज कौन कर रहा है? रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस, हमेशा याद रखना। कौन बनाता है ऑक्सीटोसिन को? हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस बनाने के बाद किसको भेजता है? पिट्यूटरी को। कौन से पिट्यूटरी को भेजता है? एंटीरियर की पोस्टीरियर? बताओ। पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर को, बिल्कुल सही। देखो याद रखना है इस चीज को। न्यूरॉन के थ्रू जो सप्लाई जा रही है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जा रही है। और ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने लिखा है ना कि ऑक्सीटोसिन जो है वो वाया न्यूरॉन्स जाता है, तो किसको जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाएगा, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्टोर करके रखेगी और जब बॉडी में जरूरत होगी तब भेजेगी। तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच बनाता हाइपोथैलेमस है, स्टोर करके रखती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और फिर जब टाइम होता है रिलीज करने का, जब सिग्नल मिलता है इसको पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए, तब ये रिलीज करती है। बाकी के ये जितने भी हार्मोन्स आपको दिख रहे हैं, बाकी के जितने भी हार्मोन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं ये किसको जा रहे हैं?
ये जा रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे जाएंगे? वाया ब्लड वाया ब्लड। वाया ब्लड जो हॉर्मोन्स जाते हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। क्लियर है यहां तक की कहानी? टू एवरी वन ऑफ यू यस मैम। समझ में आया? अभी तक क्या क्या समझा हमने? हमने क्या क्या समझा? हमने समझा हाइपोथैलेमस क्या है। तो अब जैसे ही मैंने हाइपोथैलेमस लिखा, आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। दूसरा हमने समझा हाइपोथैलेमस के हार्मोन कितने तरीके के होते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 2 तरीके के होते हैं। तीसरा हमने देखा कि रिलीजिंग हॉर्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, हमने कई सारे नाम वहां पे जो लिखे थे वो रिलीजिंग हार्मोन के टाइप में। ऐसे हमने इनहिबिटिंग हार्मोन का कुछ एग्जांपल देखा। हमने देखा कि ये जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, इनमें से 2 हार्मोन ऐसे हैं, 2 हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाते हैं। बाकी सारे के सारे हार्मोन जो हैं, ठीक है ना, ऑल अदर्स, वो किसको जाते हैं? ऑल अदर हॉर्मोन्स किसको जा रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो हार्मोन जाते हैं वो वाया न्यूरॉन जाते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी को जो हार्मोन जाते हैं वो वाया ब्लड जाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन आप और लिख सकते हो कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ब्लड के थ्रू जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहे हैं, इसी सिस्टम को पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? कौन पूछ रहा था? राजकुमारी, क्लियर है? आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में है, इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। इसे डायरेक्ट कंट्रोल में क्यों बोला? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो माल जा रहा है, जो सामान जा रहा है, उसके लिए कोई अलग से रेलगाड़ी नहीं मंगवानी, ब्लड का कोई पाइप सप्लाई नहीं मंगवाना, सीधा हाइपोथैलेमस ही एक तरह से जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन दे के आ रहा है। क्योंकि भाई जो न्यूरॉन जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो हाइपोथैलेमस का ही तो है। तो हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कंट्रोल है किस पे? कंट्रोल तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी है, नो डाउट। क्योंकि ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जब तक हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को नहीं भेजेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाने वाला। तो कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी पूरा है, लेकिन वो बोलते हैं ना एक डायरेक्ट कंट्रोल, वो किस पे है? अगर कोई तुमसे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ ले, विच पार्ट ऑफ पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस? ऑप्शन ए एंटीरियर, बी पोस्टीरियर, सी बोथ, और डी नन, ऐसे करके ऑप्शंस बना दे। तो डोंट बी कंफ्यूज, यू हैव टू टिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑल क्लियर टिल हियर? यस मैम। बढ़िया यस से, मैम। अच्छे से। नाउ लेट्स कम टू द pituitary gland, the gland number 2, the gland number 2, posterior, sorry, pituitary gland। बहुत सारी बातें तो पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने हाइपोथैलेमस के साथ ही कवर कर ली, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं, जैसे कि पोजीशन। कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? मैंने बताया है आप लोगों को कहाँ होता है। हाइपोथैलेमस के अटैच्ड होता है। बिल्कुल सही, ये हाइपोथैलेमस है, ये एपिथैलेमस है, और दीवारों को हमने थैलेमस बोला था, और यहां हमने पिट्यूटरी ग्लैंड बनाई थी। ऐसा ही कुछ था? यस मैम। ऐसा कुछ था, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि ये मैंने बना तो दी है, बना तो दी है, पर ये जहां पे लटकी हुई है वहां भी नीचे कुछ होगा, सॉरी, वहां भी नीचे कुछ होगा ना, यहाँ पे नीचे भी तो कुछ होगा। यहाँ पे नीचे है एक बोन, या नीचे क्या है? नीचे है एक बोन। जिन बच्चों ने लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ा है वो मुझे बताएंगे कि जो तुम्हारी खोपड़ी है, यानी कि जो तुम्हारा स्कल है, वेरी नाइस आलिमा, वेरी नाइस। बाकी के बच्चे बताओ भाई, जो खोपड़ी तुम्हारी है, जो स्कल तुम्हारा है, मैंने लोकोमोशन वाला जब चैप्टर बोन्स में पढ़ा रही थी एक्स्ट्रा क्लास में, अगर तुम आए हो तो तुम्हें पता होगा, फर्श के ऊपर जो बोन लगी है, जो हड्डी इस खोपड़ी के फर्श पे है, उस हड्डी का क्या नाम है? नियम। एनीवन? आलिमा ने बता दिया ऑलरेडी, पढ़ो उसका आंसर।
Sphenoid bone. Sella turcica. Sphenoid bone. Sella turcica is not a bone. Is not a bone. Sphenoid bone. Sphenoid bone. Sphenoid bone तितली के जैसी होती है, बटरफ्लाई लाइक. बटरफ्लाई लाइक, ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पे इस तरीके से बटरफ्लाई के जैसी होती है. इसका जो मिड पोर्शन है, बीच वाला जो हिस्सा है इसका, इट अपीयर्स होलो, खोखला मालूम पड़ता है. बटरफ्लाई की जैसी होती है और इसके बीच वाला पोर्शन होलो अपीयर होता है. कैविटी है उसमें इस तरीके से, देखो इस तरीके से बोन है, बीच में कैविटी है. इस कैविटी को क्या बोला अपन ने, इस होलो पार्ट को क्या बोला अपन ने. अब आ रहा तुम्हारा वो नाम जिसे तुम इतनी देर से दोहरा रहे हो, सेला टर्सिका. बात समझ में आई? दिस इज द लोकेशन ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड. क्लियर यहां तक? अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि Yes, सेला ma'am. टर्सिका क्या है, स्फेनोइड क्या है. याद रहना चाहिए, फ्लोर पे जो हड्डी है, इस खोपड़े की जमीन पे जो हड्डी है वो है स्फेनोइड. और वो लोकोमोशन वाला रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है. उसमें सारी हमने स्कल की बोन्स पढ़ी हैं और आपको स्कल की सारी बोन याद होनी चाहिए कि फ्लोर पे कौन सी है, रूफ पे कौन सी है, कितनी बोन्स हैं. टोटल 8 बोन्स हैं स्कल के अंदर. तो वो 8 की 8 आपको याद होनी चाहिए. अभी अभी हम ब्रेन पढ़ के आए हैं, तो ब्रेन का हमने वैसे भी स्ट्रक्चर देखा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफेलम, सारे पार्ट्स हमने देखे. तो आप साथ के साथ बोन्स और लर्न कर लो, पूरा स्कल खत्म एक बार में. रिलेट करके पढ़ा करो कि स्कल के पार्ट तो देख ही रहे हैं, ब्रेन के पार्ट तो देख ही रहे हैं, साथ साथ बोन और पढ़ लेते हैं. एक बार में काम खत्म, पूरी खोपड़ी का पढ़ लिया आपने. मम्मी को जाके बताना मुझे इसके बारे में सब पता है, अंदर से कैसी है, कितनी हड्डी है, ऊपर से कैसी दिखती है, कितनी लेयर्स है, सब पता करके आई हूँ मम्मी. ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को ऐसे पढ़ा कर. चलो ठीक है. अब जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइडेड हमें पता है, ठीक है. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कैसे कि उसको ब्लड का सप्लाई आ रहा है, मतलब हाइपोथैलेमस जो हार्मोन भेज रहा है वो वाया ब्लड भेज रहा है या वाया न्यूरॉन भेज रहा है. इस आधार पे उसका नामकरण और किया गया है 2 भागों में, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस. न्यूरो हाइपोफाइसिस आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी. बिल्कुल, मम्मी भी आपके साथ साथ सीख जा रही है. लेकिन आपको बता दूं कि मम्मी से आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. बहुत कुछ आपको लगेगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपको आपकी मदर से सीखना चाहिए. ठीक है ना. आपकी मम्मी से पूछ के देखना कभी कि मम्मी आप भी इतने आलसी थे क्या जितने की हम हैं. अपने काम को इतना ही प्रोकास्टिनेट आप भी किया करते हैं कि जितना हम करते हैं. तो आपको पता चलेगा कि दे नेवर प्रोकास्टिनेटेड देयर वर्क. हम क्यों प्रोकास्टिनेट करते हैं आज अपने कामों को? क्योंकि हमारे हाथ में फोन है. द बिगेस्ट क्या कह सकते हैं उसको, फ्रूट एंड द बिगेस्ट वेपन. अननेसेसरी एविल, योर फोन इज अननेसेसरी एविल. एक ऐसा दुश्मन जो जरूरी भी है. ठीक है ना. यहां तक समझ में आया? एडिनोफाइसिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडिया, एंड न्यूरोफाइसिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी वी हैव स्टडीड इट. क्या इसमें हार्मोन्स आ रहे हैं, क्या हाइपोथैलेमस के थ्रू आ रहे हैं, ये सब बातें हमने हाइपोथैलेमस के साथ ही कवर कर ली है. तो बेसिकली क्या फंक्शंस हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है उनके क्या फंक्शन होते हैं? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. अभी हम देखते हैं. देखो कितने तरीके के हार्मोन बना रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कब बनाएगा? जब इसे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, जब ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन की सप्लाई आएगी कहां से? हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस से याद रखना, ये जो जितने भी हार्मोन तुम्हें दिख रहे हैं ये हार्मोन तभी बनेंगे जब एक रिलीजिंग हार्मोन वाली सप्लाई हाइपोथैलेमस से आएगी. अगर रिलीजिंग हार्मोन वाली सप्लाई हाइपोथैलेमस से नहीं आई तो ये सारे जो हार्मोन तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं ये नहीं बनेंगे. अब एक एक हार्मोन का तुम्हें फंक्शन पता होना चाहिए. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तुम्हें पता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, नॉट ओनली द बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल. जब सेल डिवाइड करती है तो सेल को डिवाइड करते टाइम भी ग्रो करना होता है. कहीं इंजरी हो गई, सेल डैमेज हो गई, अगेन वहां सेल डिवीजन होता है, तो वहां पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज रिक्वायर्ड. यही वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गनलीज इनसाइड अ सेल, फॉर द इंक्रीज ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड अ सेल. आपने पढ़ा होगा ना सेल डिवीजन में, क्या Yes. पढ़ा कि साइटोप्लाज्म का जब जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है तब सेल ग्रो करती है. तो इस सब के लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल.
द नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा और किसके ऊपर एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे। देखो आपको ऐसे याद रखना है, डीएसपी यानी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के फिर कंट्रोल में पूरी डिस्ट्रिक्ट है, पूरी बॉडी है, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं वो बॉडी में अलग अलग कोनों में जाके अपना काम कर रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड ग्लैंड को भी अपना हार्मोन भेजा है, ओवरी को भी अपना हार्मोन भेजा है, ठीक है ना। आपकी जो क्या बोलते हैं पिगमेंट फर्मेंटेशन सेल्स हैं उनको भी अपना हार्मोन भेज रही है, एड्रिनल ग्लैंड को भी अपना हार्मोन भेज रही है। हाँ, जिनकी हाइट से रिलेटेड कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइट अगर आपकी ग्रोथ अगर कम है तो उसके बहुत सारे हाइट जो है लोअर, शॉर्टर, टॉलर, मीडियम, बहुत सारी वेरिएशंस हैं हाइट में भी, ठीक है ना। उसके बहुत रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन यू कैन कॉट हियर, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट इज ऑल्सो अ जेनेटिक फैक्टर, इट्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन द हार्मोनल सिक्रीशन, ठीक है ना। हाइट इज ऑल्सो जेनेटिक फैक्टर, और हाइट के जो अलील्स है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि कलर के अलील्स होते हैं। आपका जो पिगमेंटेशन होता है, बॉडी में जो कलर होता है, उसके लिए एक हार्मोन भी है, लेकिन अगेन इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक फैक्टर। आप बॉडी में कभी किसी चीज को आइसोलेट कर ही नहीं सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपका कलर है, ठीक है ना, कलर में भी यू हैव 6 डिफरेंट वेरिएशंस, यू हैव 6 डिफरेंट वेरिएशंस। एक बहुत डार्क जिसे निर्गो बोलते हैं, ठीक है, फिर उससे लाइटर शेड, फिर उससे लाइटर शेड। तो ऐसा नहीं है कि एक डार्क शेड है और एक व्हाइट शेड है, इसके बीच में भी बहुत सारी शेड्स आ रही हैं। तो यानी कि एक जीन के बहुत सारे एलील्स हैं, इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलेनिज्म। जैसा कि ब्लड ग्रुप में यू हैव स्टडीड, ब्लड ग्रुप में कोई दो अलील नहीं होते, हमारे पास अलील ए है, हमारे पास अलील बी है, हमारे पास एक छोटा सा अलील आई भी है जो ब्लड ग्रुप ओ देता है। तो ब्लड ग्रुप के केस में भी देखा था ना हमने, एक ही जीन के कई अलील, दो से ज्यादा अलील, मतलब एक विष्णु भगवान के रामकृष्ण 2 अवतार है तो ठीक है, लेकिन अवतार 2 से ज्यादा हो तो मल्टीपल एलेनिज्म। हाइट इज ऑल्सो अ केस ऑफ मल्टीपल एलेनिज्म। मोना जी क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। द नेक्स्ट हार्मोन इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन किसके पास जा रहा है? ये हार्मोन जा रहा है एड्रिनल ग्लैंड के पास। अगेन ये हार्मोन रिलीज कब होगा? जब हाइपोथैलेमस क्या भेजेगा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। बिना रिलीजिंग हार्मोन के ये नहीं बनेगा। अगर ये रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस भेजता है तब ये बनता है, फिर ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक क्या है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन्स। स्टीरॉइड हार्मोन्स बनवाता है ये। अब स्टीरॉइड हार्मोन बहुत सारे होते हैं, ये जो कोर्टिसोल आपको दिख रहा है ना, ये एक उदाहरण है स्टीरॉइड हार्मोन का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, इजेस्टिरोन, ये जितने भी नाम मैं बोल रही हूँ ये सब स्टीरॉइड हार्मोन है। तो बॉडी में बहुत सारे स्टीरॉइड हार्मोन है, कोर्टिसोल इज वन ऑफ देम जो बहुत फेमस है, इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये स्टीरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है रिलीज कर रहा है कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगा, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भाई साहब तो दो ही हार्मोन थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन या एडीएच। द नेक्स्ट हार्मोन इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी, ठीक है ना। या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, नहीं, स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस क्रिएट नहीं करते बच्चे। स्ट्रेस हार्मोन इसे क्यों बोला गया है? स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बॉडी में जो इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं ना, उससे बॉडी को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? उसके इम्यून सिस्टम को वीक करके। बॉडी के अंदर, जैसे आपने कभी पढ़ा है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स यानी दवाइयां, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो बॉडी में इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। वो दवाइयां स्टीरॉइड्स होती हैं। क्यों बोलते हैं स्टीरॉइड्स नहीं खाने चाहिए? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को वीक करती है। तो कॉर्टिसोल क्या है? अगर बॉडी में कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिस दौरान डर है कि हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा, तो उस दौरान कॉर्टिसोल बनता है ताकि इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो जाए, ठीक है ना। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी में बहुत एक्टिव है, लेकिन हर सिचुएशन में कोई सिचुएशंस ऐसी भी तो होती हैं जहां पे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन की जरूरत है, इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेशन की जरूरत है,
किसने पूछा था? प्रतिका। ठीक है, इट इज नॉट दैट स्ट्रेस जो आपका माइंड वाला स्ट्रेस है, वो नहीं है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है? जो आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहां पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनकी ग्रोथ में मदद कर रहा है, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में होता है, फीमेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, आप 12th में पढ़ोगे इसका रोल अच्छे से। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब फॉलिकल सेल्स डेड होती हैं तब एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं इसको। ये कब बनता है? जब फॉलिकल सेल्स डेड होती हैं। फॉलिकल सेल्स किसको बोल रहे हैं? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ओवरी के अंदर, उनको बोल रहे हैं, जो आगे चल के एग बनाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस किया था। प्रोलैक्टिन जो है किसको एक्टिवेट कर रहा है जाके? इट एक्टिवेटिंग द मेमोरी ग्लैंड। बनाया किसने है ये हार्मोन? बनाया है एंटीरियर पिट्यूटरी ने। तो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी कितने सारे हार्मोन बना रही है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है? ये एक्टिवेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन एक पिगमेंट है जो डार्कर कलर ऑफ द स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो यूरोपियंस हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं, वहां आप जाओगे तो आपको फेयर कलर ऑफ स्किन मिलता है। क्यों? क्योंकि दे हैव लैक ऑफ मेलाटोनिन, उनमें मेलाटोनिन की फॉर्मेशन कम है। सूरज में बोलते हैं ना, सन की रेडिएशन से आपका कलर डार्क होता है। क्यों? क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं दे एक्टिवेट द फॉर्मेशन ऑफ मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन इज अ पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर ऑफ द स्किन। ठीक है, तो मेलाटोनिन की फॉर्मेशन हो, इस बात को कौन इंश्योर करेगा? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन कब बनेगा? जब हाइपोथैलेमस भेजेगा मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। अब कुछ में मेलाटोनिन का भी, आप जैसे वो बच्चा जो एक हाइट वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, यहां से भी आप समझ सकते हो कि हर बंदे में सेम अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन तो नहीं होगा। किन चीजों पे ये चीजें डिपेंड करती हैं कि किसमें कितना मेलाटोनिन होगा? हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा तो मेलाटोनिन बनेगा, लेकिन किसमें कितना बनेगा ये बात कौन डिसाइड करता है? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आती है जीन्स के ऊपर, क्योंकि आपके जीन्स है डीएनए में एंड दे आर कोडिंग द प्रोटीन। जीन, डीएनए में जीन है, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए बनाता है प्रोटीन्स को। तो वो प्रोटीन जो है वो सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को कि सिक्रीट द मेलाटोनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ताकि पिट्यूटरी बना सके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ताकि हो सके मेलाटोनिन का फॉर्मेशन। क्योंकि देयर वाज अ जीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलाटोनिन इन योर डीएनए, वो जीन ही नहीं है, वो अलीलिक पेयर नहीं है जो मेलाटोनिन, उतना अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन बनवाए, तो उतना अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन नहीं बनेगा। तो अभी आप लोअर प्रोसेस पढ़ रहे हो, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आप इससे ऊपर वाला प्रोसेस पढ़ोगे कि ये जो काम हो रहा है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलाटोनिन, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर मेलाटोनिन, ये काम हुआ और मेलाटोनिन बना। लेकिन ये काम कब हुआ? ऑर्डर किसने दिया? उस जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ने ऑर्डर दिया, उस जेनेटिक कंपोजिशन ने ऑर्डर दिया। वो काम पढ़ोगे आप 12th में कि हाउ जीन्स ऑर्डर समथिंग, हाउ जीन्स शो देमसेल्व्स, कोडिंग कैसे होती है, पूरा डीएनए का चैप्टर है इन योर 12th। दैट्स व्हाई सेड कि 11th को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज 11th फॉर्म्स योर फाउंडेशन। क्लास 12th इससे ऊपर का एक लेवल है। बात आ रही है समझ में? एंड हियर कम्स द पोस्टीरियर, जिसे हम पढ़ चुके हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, बहुत हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है मैंने आपको बताया था। मसल कॉन्ट्रैक्शंस लाइक द यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, मेमोरी ग्लैंड्स में जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसके अलावा वास्ट डिफरेंस के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ सीमन और स्पर्म। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोल रहे हैं, आपको पता है इसका क्या रोल है। सो दीज थिंग्स हैव बीन डन, ये काम हमारा हो गया। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी बोथ। डिसऑर्डर्स इसके जो हैं वो आपके एनसीईआरटी में इतना मेंशन नहीं किया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स जो हैं आप एक बार रीड कर लेना, अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आता देन यू कैन कम एंड आस्क। द नेक्स्ट ग्लैंड वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज द पीनियल ग्लैंड। हमें पता है पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है मैम? डाइनसेफालन के सबसे ऊपर। वेरी नाइस, दैट इज आप बोलोगे एपिथैलेमस के ऊपर, राइट? एपिथैलेमस के ऊपर।
देखो लिखा है द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, आधी बात लिखी है, आपको पता है फोर ब्रेन का कौन सा डॉर्सल साइड, डायनसेफेलन। डायनसेफेलन इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन ना, ठीक है। क्या काम है पीनियल ग्लैंड का? पीनियल ग्लैंड का क्या काम है? पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, आपका एक वेक साइकिल होता है। आपकी बॉडी को कैसे पता है कि रात में सोना है और सुबह में जगना है? दैट रिदम, दैट योर डायूरेनल रिदम, कि रात में सोना है सुबह में जगना है, वो जो रिदम है, वो रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा और जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंटेशन में, क्योंकि ये मेलाटोनिन बनाता है। अभी अभी हम पढ़ के आए ना, मेलाटोनिन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कब बनाएगा ये मेलाटोनिन? जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आ रहा है? ये हार्मोन कहां से आ रहा है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ने भेजा ये हार्मोन, और पीनियल ग्लैंड ने बनाया क्या? पीनियल ग्लैंड ने बनाया मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन के बॉडी में कई सारे काम है, पिगमेंटेशन एक काम है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेनेंस भी एक काम है, ठीक है। उसके अलावा जो है पीनियल ग्लैंड जो है, मेलाटोनिन तो बना ही रहा है, साथ में पीनियल ग्लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका काम है दैट इज मेंटेनिंग द वेकअप साइकिल, कि रात में सोना है सुबह में जगना है। उसके लिए पर्टिकुलर केमिकल्स ये बनाना शुरू कर देता है कि बॉडी इस टाइम जो है वो स्लीपी स्टेज में जाए, इस टाइम वेकिंग अप स्टेज में जाए। तो पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो अपने साइकिल में डिस्टर्बेंस करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको रात में जगने की आदत होती है, सुबह में सोने की आदत, ठीक है। तो जब किसी हैबिट को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो हैबिट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेन में एज अ सिग्नल फीड हो जाती है। तो उसमें अगर ब्रेन में वो चीज फीड हो गई तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन भेजेगा, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन जो भेजेगा, वो दिन वाला जो काम दिन में हो रहा है। Yes, ma'am. कौन बच्चा है ये? Ma'am, आप कैसे हैं? How are you? बेटा आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो? कौन था? हु वाज द स्टूडेंट नेम्ड हियर? सोहेल। सुहेल। ओके, तो आप अपने किसी ब्रदर और सिस्टर से बात करवा रहे थे बच्चे हमारी क्लास में? आर यू इंट्रोड्यूसिंग सम योर सिबलिंग और सम कजन, है ना? चलो, बच्चे की आवाज थी, इट डजंट क्रिएट दैट मच नॉइज, सो इट्स फाइन, ठीक है। हमारी क्लास में भी जब हम छोटे हुआ करते थे तो कई बार छोटे भाई बहनों को अपने क्लास में ले जाते थे। ओके, योर सिस्टर, नाइस। क्या नाम है बच्चे आपकी सिस्टर का? व्हाट्स द नेम ऑफ योर सिस्टर? तो हम हमारी क्लास में ले जाते थे कई बार अपने भाई बहन जो बहुत छोटे छोटे होते थे, कजन वगैरह। तो क्लास इतनी खुश हो जाया करती थी अलोंग विद द टीचर। तो अगर कभी टीचर पे बटरिंग करनी हो तो ऐसा कुछ कर लिया करते थे हम, कि छोटे भाई बहन को ले गए तो दो बातें एक्स्ट्रा करने के लिए मिल गई टीचर से, जो हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो जब टीचर ने भाई बहन से बोला तो दो बात हमने भी कह दी कि मैम ये एक्चुअली ये चीज हो गई थी इसलिए मैं ये कवर नहीं कर पाई। ऐसा किया करते थे हम तो बचपन में, आप लोगों का पता नहीं। ओके बच्चे, तो समझ में आ गया आप लोगों को पीनियल ग्लैंड? सिमरहा, ओके, नाइस नेम। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम थायराइड ग्लैंड से करेंगे। सो वी विल एंड द क्लास फॉर नाउ टुडे। क्लास कैसी लगी है बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, एंड देन वी विल एंड द क्लास। मैम अब क्लास मंडे होगी? क्लास अब या मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी ऑन मंडे, यस। मैम कल भी तो होगी मैम। कल फ्राइडे, ओ या कल थर्सडे है ना, राइट? कल भी होगी बच्चे। आई वाज थिंकिंग ऑफ फ्राइडे टुमारो, या कल थर्सडे है, कल होगी। ठीक है, तो कल हमारा ये चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा और देन वी कैन लाइक मूव टुवर्ड्स। अच्छा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास हमारी हो रही है मोस्ट प्रोबेबली, अभी कंफर्म नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली हो रही है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू बच्चे। और उसमें हम ग्रोथ वाला जो चैप्टर है ना वो कवर करेंगे, क्योंकि वो सारे टीचर्स मिलके कवर करवा रहे हैं। सो ग्रोथ वाला चैप्टर हमारा बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी तक और वो आ रहा है आपके एग्जाम्स में, एम आई राइट? यस मैम। तो वो थोड़ा सा आप लोगों का करवाना जरूरी है, ठीक है। तो हम उसके लिए हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास संडे को लगाएं। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। ओके, फ्राइडे आप कितने बजे क्लास लेंगी?
फ्राइडे तो हमारी रिवीजन क्लास होगी इस बार आई थिंक, ठीक है, तो उसका शेड्यूल तो सेम ही रहेगा, और रिवीजन क्लास नहीं होती तो जो नॉर्मल शेड्यूल है फ्राइडे का वो रहेगा।